तो मक्के में डालते वक्त ऑर्गेनिकली क्या फीड हमें मिट्टी में डालना चाहिए, गोबर की खाद की बात करें या अन्य फर्टिलाइजर्स की बात करें? और जो बाकी प्लांट का जो पोर्शन बचा है वो हमने खेत के अंदर वापस मिक्स कर दिया, तो वो क्या करेगा कि आपका खेत का ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट इंक्रीज कर देगा। ठीक है। अभी जो बेसिकली हमारा जो खेत का ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट है वो 0.4 से भी डाउन है। कुछ के किसान भाई ये भी कहते हैं कि जो मिट्टी पे स्प्रे करके बुआई के बाद स्प्रे करते हैं उसका जमीन खराब करने पे भी रोल है कि फाल आर्मीवर्म का अटैक आपको कहीं दिखाई देता तो हमारे को इमीडिएटली स्प्रे करनी है। जो ये गोब है इसके अंदर पानी जाना चाहिए। इसकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट सॉइल से बहुत ज्यादा है। ठीक है। और ये ग्रोथ भी बहुत फास्ट करती है। ठीक है। शुगर केन और जो मक्का है आपका बहुत फास्टली ग्रो करता है। कितने स्प्रे लेने पड़ेंगे? एक स्प्रे ही काफी है। किस स्टेज के ऊपर? जब भी आपको कहीं अगर दिखाई देती है कमी तो डाल देना है, नहीं लक्षण क्या रहेगा सर इसका? लक्षण उसके अंदर मैं इस पूरी स्टेज के हिसाब से इरिगेशन मैनेजमेंट करना चाहता हूँ तो कितने दिन पे? एक पहला पानी 25 दिन पे था, उस टाइम मैंने इरिगेशन कर दिया। ठीक है। तो मेरे अगले 5-6 दिन के लिए खेत को नमी रखेगी और आपका साथ में क्रॉप का टेम्परेचर डाउन कर देगी। ठीक है। पोलन बेटर वायबिलिटी रहेगा, यील्ड बेटर आएगा। हाँ। और जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है उसको हमारे को ये लगभग 70 से लेके 80% पानी की बचत होती है एज कम्पेयर टू फ्लड इरिगेशन, जो हम बता रहे थे आपको। 3 स्प्लिट डोज समझने से पहले मैं ये समझना चाहूंगा, जो 120 दिन की फसल है, हाँ। अगर मैं इसको स्टेज के हिसाब से बांटना चाहता हूँ समझने के लिए, अगले 10 दिन तक आपके दाने ब्लिस्टर स्टेज में रहेंगे, फिर आपका सॉफ्ट डफ्ट में रहेंगे, ठीक है। फिर मिल्किंग स्टेज में जाएंगे, ठीक है। फिर हार्ड डफ में जाएंगे, फिर आपका ग्रेन मैच्योर हो जाएगा। तो सभी किसान भाइयों और बहनों को नमस्कार। मैं योगी रोनक और आप देख रहे हैं किसान दरबार। साथियों, मेरे को बताते हुए बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि डॉक्टर सुरेंद्र गोदारा, जो कि बायर क्रॉप साइंस के सीनियर एग्रोनॉमिस्ट और फिलहाल ये मार्केट डेवलपमेंट ऑफिसर का पद भी संभाल रहे हैं, तो मैं धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर से आप पधारे। और आज की जो अपना विषय है चर्चा का, मक्के की खेती के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किसान भाइयों। और जिन भाइयों ने अभी तक किसान दरबार सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो। हमारी एक स्पेशल प्लेलिस्ट है किसानों के लिए, एग्री डॉक्टर इंटरव्यू। जितने एपिसोड हैं जाके एक बार देखो और इस एपिसोड का मजा उठाओ। तो सर, बेसल डोज में एनपीके आपने बता दिया, पोटास और डीएपी एक ही गो में डाल देना है बेसल में। हाँ जी, हाँ जी। जो नाइट्रोजन हमने डाल दिया, एक 50% शायद हमने पहले ही डाल दिया। 50% नहीं, ठीक है। 20%। अच्छा, अभी 80% बाकी है। 80% बाकी है। किस स्टेज पे? क्योंकि जैसे आपने बताया था कि ये C4 क्रॉप है जी सर, इसकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट सॉइल से बहुत ज्यादा है। ठीक है। और ये ग्रोथ भी बहुत फास्ट करती है। ठीक है। शुगर केन और जो मक्का है आपका बहुत फास्टली ग्रो करते हैं। जब इनका एक्टिव ग्रोइंग सीजन आता है, जिसको ग्रांड ग्रोथ पीरियड बोलते हैं, ठीक है, बहुत फास्ट आता है। आपको देख सकते हो कि डेली आपको हर रोज की 2 इंच आपको क्रॉप बड़ी हुई दिखाई देगी। ठीक है। तो उस टाइम में, उससे पहले हमारे को खेत के अंदर यूरिया की रिक्वायरमेंट हमारे को पूरी करनी है। ठीक है। बेसिकली 20 किलोग्राम यूरिया हमने स्टार्टिंग में डाल दी बिजाई टाइम में। ठीक है। और 80 किलोग्राम यूरिया हमारे को बाकी 3 स्प्लिट के अंदर खेत के अंदर डालनी है। 3 बार में बांटनी है। 3 बार में बांटनी है। कहने का मतलब है लगभग 25 किलो हो गया। 25 से 27 किलो के करीब हमारे को प्रति स्प्लिट हमारे को डोज यूरिया खेत के अंदर डालनी है। 3 स्प्लिट डोज समझने से पहले मैं ये समझना चाहूंगा, जो 120 दिन की फसल है, हाँ। अगर मैं इसको स्टेज के हिसाब से बांटना चाहता हूँ समझने के लिए कि वनस्पतिक विकास कितने दिन तक चलेगा, फ्लावरिंग कब चलेगी, कोब डेवलपमेंट कब होगा, वो एक बार बताइए सर। तो इसमें अगर आप देखोगे कि जैसे मान लो पहले 7-8 दिन के अंदर तो जर्मिनेशन आएगा, बीज उग के आएगा, क्रॉप बाहर आएगी, आपकी 2 पत्ते की होगी। एक पानी मिस हो गया, हमने बीज लगाया था, प्लांटर से लगाया था, न्यूमेटिक प्लांटर जो आपने बताया था, तो पानी इसमें कैसे रहेगा? न्यूमेटिक प्लांटर से क्या है कि हमारे को न्यूमेटिक प्लांटर से बिजाई कर दी बेड प्लांटिंग में, तो उसके इमीडिएटली बाद हमारे को सिंचाई करनी है। ठीक है। लेकिन इतना भर के पानी नहीं लगाना कि वो बेड सारी डूब जाए। ठीक है। हमारे को नीचे नीचे पानी देना है और मक्की को सिर्फ सिलाब चाहिए। और वो अपना सिलाब से ले लेगी और उसके बाद जब भी जरूरत पड़े उस हिसाब से हमारे को इरिगेशन करनी है। और बेड की चौड़ाई क्या है? बेड की चौड़ाई इसके अंदर वही जो आपका जो एवरेज डिस्टेंस आएगा, रो टू रो आएगा, 2 फीट आएगा। 2 फीट का चौड़ा बेड हो गया। हाँ।
और एक बेड के दोनों किनारी पे लगेगा हाँ, बीज? एक जहाँ पे जो बीच में इरिगेशन चैनल बनेगी, हाँ, उसके दोनों साइड आपका बीज लगेगा। दोनों साइड बीज लगेगा। ये जो हम आपको बता रहे थे कि बेड प्लांटिंग पे मक्का करते हैं, तो इसमें क्या है, ये एक बेड आप ये देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा रेस्ड बेड है, और इसमें ये आपकी फरो आ गई, यहाँ पे पानी लगेगा, तो ये करीबन 9 इंच के करीब आपका गहरा है, और यहाँ पे प्लांटिंग हो रखी है। इसके दोनों साइड आपकी प्लांटिंग है मक्की की, और जब इस बेड के अंदर पानी लगेगा, करीबन 6 इंच पानी लगेगा, तो यहाँ तक मक्की तक सिलाब चला जाएगा पानी का, और मक्की जर्मिनेशन हो जाएगी। तो आपने इफेक्टिवली, आप जब किसान खेत में पानी लगा रहा है, तो आप सिर्फ एक 6 इंच की छोटी सी जो नाली है उसके अंदर पानी लगा रहा है। और मेरा जो आपका 70% एरिया है वो मेरा मक्की का खेत है, जो बिना पानी के, और यहाँ पे मेरा मक्की है, यहाँ पे जर्मिनेट होके आ जाएगी। और बाद में देखेंगे कि भी हमारे को ये लगभग 70 से लेकर 80% पानी की बचत होती है एज कम्पेयर टू फ्लड इरिगेशन। जो हम बता रहे थे आपको कि भाई जहाँ पे फार्मर के पास में पानी थोड़ा सा कम अवेलेबल है, वहाँ पे भी हम मक्की की पैदावार बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए ध्यान एक रखना है कि खेत आपका लेजर लेवलर हो पूरा बढ़िया तरीके से, उसके बाद हमारे को बेड प्लांटिंग करनी है। ऐसे ये न्यूमेटिक प्लांटर है, यहाँ पे एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की जो दूरी है वो पूरी फिक्स 8 इंच के करीब है। एक लाइन से दूसरी लाइन की करीबन लगभग 2 फुट की दूरी औसतन आपको पौधे से लाइन से लाइन की दूरी औसतन 2 फुट मिलेगी, जो कि जो मक्की का आर्किटेक्चर है उसके लिए बहुत बढ़िया है। न्यूमेटिक प्लांटर ऑटोमेटिक लगा देता है, हमारे को कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। अपने को बेड भी वो खुद बनाएगा, बेड खुद बनाएगा, बीज खुद लगाएगा, खाद खुद डालेगा। हमारे को सिर्फ जब पानी लगाएंगे तब इंश्योर करना है कि बेड पूरा भरे ना। बेड के लगभग पौना मान के चलते हाँ, पौने तक बस पौना रखो, ताकि वो पूरे ऊपर बेड के ऊपर सिलाई चली जाए, किनारे पे बीज लगा। और इसकी ऊंचाई कितनी रहती है बेड की? बेड की ऊंचाई करीबन 6 से 9 इंच के करीब रहती है। 9 इंच यानी कि पौना फुट का बेड हो गया, और उसका भी कुछ उसे डाउन रखना है। हाँ, समझ गया मैं। पानी आपको 6 इंच के करीब लगाना है, ताकि 9 इंच का बेड, 6 इंच का पानी। हाँ, 7 से 8 दिन में बीज उगाया। हाँ, उसके बाद में आपको लगभग करीबन अगले 30 दिन तक पौधा थोड़ा सा अपने आप को एस्टेब्लिश करता है, और करीबन 1 फुट की हाइट लेता है। ठीक है, 1 फुट की हाइट लेता है। तो जब पौधा लगभग 1 फुट की हाइट हो, 30 दिन का हो, तब हमारे को फर्स्ट स्प्लिट है वो दोबारा से डालना है। ठीक है, जो फर्स्ट स्प्लिट है, एक तो हमने बिजाई टाइम डाल दिया, ठीक है, दूसरा स्प्लिट हमारे को 25 से 30 दिन की फसल हो तब हमारे को डालना है। ये डालना उस नाली में डालना है? हाँ, आपको पूरे खेत के अंदर ब्रॉडकास्ट करना है, कोई दिक्कत नहीं है। और पानी फिर दोबारा पानी फिर हमारे को फिर उस टाइम में बेड के अंदर रिक्वायरमेंट उस हिसाब से हमारे को लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद में जब फसल हमारी करीबन पहले 1 फीट के आसपास हुई है, पानी लगाया, फिर हमारे को लगभग 35 दिन के आसपास 30 दिन के आसपास 25-30 दिन के पास हमने पहला पानी दूसरा पानी लगाया। उस टाइम में हमने जब खाद डाल ली है, ठीक है, उसके 20-22 दिन के बाद में 45 से 50 दिन के आसपास हमारे को दोबारा खाद डालनी है, और उस टाइम पानी लगाना है। ठीक है, मतलब कि 25 दिन की साइकिल लेके चलो, 25 दिन पे पानी खाद, हाँ, उसके नेक्स्ट 25 दिन में फिर पानी खाद, लगभग 45 दिन की फसल। हाँ, 45 दिन की होगी। लेकिन जो तीसरी खाद है वो हमारे को 55 दिन के आसपास डाल देनी है। ठीक है, 50 से 55 दिन के अंदर डाल देनी है। 10 दिन के बाद ही? हाँ, 10 दिन के बाद, क्योंकि उस टाइम वो ग्रोथ स्टेज बहुत फास्ट हो जाती है, और करीबन 60-65 दिन के आसपास जाके आपका टेसलिंग आ जाता है। टेसलिंग किसान भाइयों को समझाएं क्या? टेसलिंग मतलब आपका क्रॉप है वो हाइट ले लेगी मैक्सिमम बॉडी, ठीक है, और उसके बाद वो रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर जाएगी, फूल आना स्टार्ट हो जाएगा। फूल आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जब टेसलिंग आएगा तो ऊपर झंडा आएगा, ठीक है, और वहां से आपके जितने भी पोलन ग्रेन है वो गिरेंगे। ठीक है, उसके बाद में आपका उसके जब ऊपर झंडा निकलेगा, हाँ, जो टेसल निकलेगा, उसके तीसरे दिन नीचे से छल्ली आपको छोटी सी दिखाई देगी, और उसके अंदर से फिर आपको सिल्क निकलते हुए दिखाई देंगे, जिसको छल्ली के नॉर्मल भाषा में बाढ़ बोलते हैं, मक्की के बाढ़। समझ गया, समझ गया। तो किसान भाइयों मैं आपको समझा देता हूं, जैसे हर फसल में मेल और फीमेल फ्लावर आते हैं। मक्का एक ऐसी फसल है जिसमें मेल और फीमेल दोनों फ्लावर आते हैं, लेकिन अलग अलग लगते हैं। पहले मेल फ्लावर लगता है जो ऊपर लगता है, जिसको टेसल बोला जाता है, और उसके जैसे डॉक्टर साहब ने बताया 2 से 3 दिन बाद सिल्क जो फीमेल फ्लावर है वो लगता है। और शायद इसीलिए डॉक्टर साहब मक्के में क्रॉस पोलिनेशन होता है, क्योंकि दोनों के फूल के आने का टाइम अलग है ना? टाइम अलग अलग नहीं है। आप देखो, हाँ जी, जो मैच्योर होने का टाइम, हाँ, हाँ, जो नर फूल है वो जल्दी मैच्योर वो 3 दिन पहले आएगा। ठीक है, जब उसके पोलन गिरेंगे, हाँ, उस टाइम आपका टेसल निकलेगा बाहर, वो मैच्योर। और जो आपके जो बाल निकलते हैं वो बेसिकली क्या है,
ओवरी है, ठीक है, वो एक्सटेंड होके बाहर पोलन लेने के लिए आई है, ठीक है, और जो पोलन ले लेगी तो उसके बाद वो बंद हो जाएगा। ठीक है, और जो ऊपर पोलन गिरने का टाइम है 7 से 10 दिन का टाइमिंग है। ठीक है, इसीलिए आपने कभी देखा होगा कई मक्के के पौधों के अंदर जो किनारे पे होते हैं वहां पे 2-2 भुट्टे लगे होते हैं जी, उसमें क्या होता है कि जो आपका पहला जो कोब आया है उसको टाइम पे पोलन नहीं मिला ऊपर से, तो पौधा क्या सोचता है कि भाई मेरे को फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, हाँ, तो दूसरा कोब निकालना है 3 दिन के बाद में। ठीक है, समझ गया, पहला कोब निकला, ऊपर टेसल आया, उसके 3 दिन के बाद एक नया कोब आया नीचे। अब उसको कोब को जो कोब निकला है सिल्क, उसमें सिल्क आएंगे, ठीक है, उसको अगले 5-6 दिन के लिए सिल्क मिले, पोलन मिलेगा और उसमें दाने बनेंगे। ठीक है, लेकिन 5-6 दिन में उसको सिल्क नहीं मिला, दाने पोलन नहीं मिला, तो सिल्क को ड्राई हो जाएगा। हाँ जी, पौधा सोचेगा कि यार बीज नहीं बने इसमें, हाँ जी, तो वो क्या करेगा, फिर नया कोब निकालेगा एक। जी, लेकिन ट्विस्ट क्या है यहाँ पे, जब वो नया कोब निकालता है तो वो ऑलरेडी 7 दिन लेट हो गया, हाँ, और तब तक पोलन की लाइफ आपकी 7 से 10 दिन है। जी, जब सेकंड कोब निकलता है तो ऑलरेडी वो पोलन है 90% डेसिकेट हो गया, ठीक है, और 10% पोलन बचा है, तो वो जो दूसरा कोब निकलेगा वो पहले कोब को भी खराब कर देगा, अच्छा, और वो उसमें दाने बहुत कम बनते हैं। ठीक, 99% आप देखोगे जो सेकंड कोब जो मक्की के अंदर लगता है वो या तो खाली है, या उसके अंदर कोई कोई दाना भरा है, या उसके अंदर बहुत छोटा रह गया, लास्ट के अंदर उसके अंदर ईल्ड नहीं आती, जी, और वो पहले कोब की उपज है उसको भी कम कर देता है। उसको भी क्योंकि एक पौधा है उसको एक तो सिंगल कोब पकाना है, हाँ, एक उसके ऊपर 2 कोब आ गए, दो तो को उसको दोनों पे एनर्जी डाइवर्ट होगी उसकी, तो उस पौधा उपज नहीं दे पाएगा। समझ गया, ये बड़ा ये साइंटिफिक, थोड़ा सा ट्रिकी है, हाँ, साइंटिफिक है, लेकिन हाँ जी, लोगों को देखने में अच्छा लगता है कि मेरे फसल पे 2-2 कुकड़ी लगी ठीक है, है, लेकिन एक्चुअली में पकती एक ही है, पकती है कि क्योंकि ऊपर पोलन ही नहीं है, हाँ, दूसरे कोब को तो पोलन ही नहीं मिला, तो ये पर प्रॉब्लम। ऐसे भी तो हो जाता है डॉक्टर साहब, बेशक एक प्लांट से नहीं मिला, हाँ पर साइड में अगर कोई दूसरा प्लांट है उसका जो टेसल है वो मैच्योर है, उसी टाइम पे हवा से उसका पोलन भी हाँ, तो फर्टिलाइज कर सकता है ना। यस कर सकता है, लेकिन ये मैंने आपको बताया बॉर्डर रोज में। ठीक है, अच्छा, बॉर्डर रोज में आपको बाहर से देखने में ऐसे लगेगा कि 2-2 कुकड़ी लगी है, बाहर और कोई प्लांट नहीं है, हाँ उसको साइड में और कोई पोलन मिला नहीं, ठीक है, समझ गया सर। ये प्रॉब्लम आती है। तो हम थे फ्लावरिंग स्टेज पर आ गए, हाँ, लगभग 55 दिन की फसल पे 55 से 65 दिन के बीच में फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है, और हफ्ते 10 दिन में इसका 10 दिन के अंदर सिल्किंग हो जाएगा, पोलिनेशन हो जाएगा। ठीक है, अभी जब पोलिनेशन हो रहा है तो उस टाइम एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है, कि हवा का तापमान 40 डिग्री से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक वैसे है, तो आइडियली बोलते हैं 37 डिग्री से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, 37 डिग्री से ऊपर तापमान होगा तो पोलन है वो हवा के अंदर डेसिकेट हो जाएगा, सूख जाएगा, जड़ जाएगा। तो उसलिए क्या है कि हमारे खेत के अंदर उस टाइम में नमी बनाए रखना बहुत जरूरी है। ये मैंने पढ़ा था, रीजन अभी मेरा क्लियर हुआ है, हाँ हाँ कि मक्के के अंदर अगर आपके पास एक पानी लगाने के लिए है, हाँ हाँ तो सिल्किंग स्टेज पे आपको उसको लगाना है, हाँ। जब यानी कि वो बाल निकलते हैं, बाल निकलते हैं, और उस बाल से जस्ट आपके 3 दिन पहले झंडा निकला है, झंडा निकला तो है, झंडे के टाइम जब आपको निकल रहा है कि झंडा निकल रहा है मेरा, ठीक है। टेसल निकल रहा है, उस टाइम मैंने इरिगेशन कर दिया, ठीक है, तो मेरे अगले 5-6 दिन के लिए खेत को नमी रखेगी, नमी रखेगी, और आपका साथ में क्रॉप का टेम्परेचर डाउन कर देगी, ठीक है, पोलन बेटर वायबिलिटी रहेगा, समझ यील्ड गया। बेटर आएगा, हाँ, और जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है उसको भी नलीफाई तो हो जाएगा। वो पोलन जलने से बचाना है तो पानी लगाना जरूरी है। वो वहां पे आपको इसी काम के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आपको अगर आपकी क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन देखी जाए मक्की हाँ, में, ठीक है, तो जो टेसलिंग और जो पोलिनेशन की स्टेज है वो सिल्किंग के साथ सिल्किंग स्टेज है, कंबाइन कर सकते हो उसको आप, ठीक है, वो स्टेज आइडियल है। आइडियल है। और तो उस टाइम में अगर आपका पानी की कमी हुई तो लगभग आप मान के चलो कि जितने आपके सिल्क को पोलन नहीं मिलेगा उतने आपके दाने कम बनेंगे, उतने दाने कम बनेंगे। तो डॉक्टर साहब लगभग 60-65 दिन तक हम पहुंच गए, फसल है 120 दिन की। हाँ, अब ये 60 दिन में कौन कौन सी स्टेज क्या उसके बाद में आपका जब अगले 10 दिन तक आपके दाने ब्लिस्टर स्टेज में रहेंगे, फिर आपका सॉफ्ट डफ्ट में रहेंगे, ठीक है, फिर मिल्किंग स्टेज में जाएंगे, ठीक है, फिर हार्ड डफ में जाएंगे, फिर आपका ग्रेन मेच्योर हो जाएगा। अभी क्या होता है कि जब क्रॉप मेच्योरिटी हो जाती है तो कुछ लोग सोचते हैं कि मेरा पूरा पौधा वो सूखेगा, जी, जैसे हम कणक के बारे में देखते हाँ, हैं, धान पीली के पड़ बारे में जाती है देखते फसल हैं पूरी। कि भी मेरी पूरी फसल है वो पीली पड़ जाएगी, उसके बाद मेरा पौधा पकेगा। ठीक है, क्योंकि हम देखते यही आए हैं कि हमारे को माइंड में कंसेप्ट ये है कि पूरा पौधा सूखेगा तो मेरी फसल पकेगी। जी सर, लेकिन मक्की के केस में थोड़ा सा उल्टा होता है ओके, कि आपका जो कोब है, जो भुट्टा लगा है, उसका जो पर्दा है, उसके जो कवर लगे हैं, दाने के जो कवर है, वो आपके ब्राउन होने चालू हो जाएंगे। ठीक है, पौधा मेरा पूरा हरा खड़ा है, लेकिन मेरा जो कोब है, जो भुट्टा है, वो मेरा ब्राउन होना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो पहले उसको बोलते हैं ब्राउन हस्किंग स्टेज।
अगर मेरा पौधा ब्राउन स्किंग स्टेज पे चला गया तो उसके बाद में मान के चलो कि आप उसको जो कुकड़ी है वो तोड़ सकते हो। आपका पौधा दाने है वो मेच्योर हो गए, अभी उसने पौधे से भोजन लेना बंद कर दिया, चाहे मेरी फसल है भरी हरी खड़ी रहे, कोई दिक्कत नहीं। समझ गया, फसल को देख के नहीं चलना है, उसके कवर को देख के चलना है। पौधे के जो कुकड़ी लगी है उसके कवर को देख के चलना है। और ये जनरली 120 दिन पे जाके होएगा। ये लगभग आप मान के चलो 100 से 110 दिन के बीच में ब्राउन स्किंग आ जाती है। और जब मेरी ब्राउन स्किंग आती है तो अगले 5-10 दिन के अंदर आप कभी भी जब आपको टाइम मिलता है आप हार्वेस्ट कर सकते हो। अगर मैं इस पूरी स्टेज के हिसाब से इरिगेशन मैनेजमेंट करना चाहता हूं तो कितने दिन पे, एक पहला पानी 25 दिन पे था खाद के साथ था, दूसरा पानी आपने 20 दिन बाद? पानी आप ऐसे नहीं। अच्छा, जब हम खेत को फ्लड इरिगेशन पे जाते हैं तो हमारे को इरिगेशन की स्टेज है कि 15 दिन पे पानी लगाना है, 20 दिन पे लगाना है, 25 दिन पे लगाना है। ठीक है। लेकिन जो हमारा जो बेड प्लांटिंग करते हैं उसमें हमारे को हर 10वें 12वें दिन 15वें दिन हमारे को इरिगेशन करनी पड़ेगी। ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द खेत की रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है। अभी ध्यान ये रखना है कि मक्की है, दोपहर को गर्मी पड़ेगी, टेम्परेचर हाई जाएगा, ठीक है, तो दोपहर को आपको पत्ते बंद हुए दिखाई देंगे, तो हमारे को ये आइडिया लेना है कि मेरी मक्की के पत्ते बंद दोपहर को हो रहे हैं 2-2:30 बजे, जब पौधा अपना फोटोसिंथेसिस है उसको स्लो करता है, ठीक है, फोटो ट्रांसपीरेशन है उसको स्लो करता है, तो पौधा अपना लीफ एरिया कम कर देता है जी। उसके बाद में जब शाम को देखते हो कि अगर मेरा पौधा इमीडिएटली आफ्टर सनसेट के आसपास भी अगर पौधे उसके घूमे हुए पौधे हैं उसने गोल कर रखे हैं तो मेरे को इरिगेशन की रिक्वायरमेंट है वहां पे सनसेट के बाद, सनसेट के टाइम से जस्ट पहले। समझ गया। अगर दोपहर में तो जनरली कर ही देता है पौधा, दोपहर को जनरली कर देता है 2-2:30-3 बजे। उसको ना देख के शाम के समय भी अगर करने लग जाए तो पानी की कमी हो चुकी है, पानी की रिक्वायरमेंट है, मेरे को उस स्टेज से पहले मेरे को इरिगेशन कर देनी है। तो ये समझ गया। आपको ये ध्यान रखना है कि भी मेरा पौधा है वो जो दोपहर को अपनी फोटोसिंथेसिस बंद करता है, फोटो रेस्पिरेशन ट्रांसपिरेशन बंद करता है, उसके बाद में कितनी जल्दी मेरा उसको रिस्टार्ट करता है काम को, दोबारा फोटोसिंथेसिस कब एक्टिव फोटोसिंथेसिस में कब जाता है, तो मेरे को उस स्टेज के अंदर मेरे को इरिगेशन का ध्यान रखना है। और जनरली किसानों को पता है, जो लोग कर रहे हैं इस प्रैक्टिस को उनको पता है कि अभी मेरे खेत के अंदर मक्की के अंदर पानी लगाना है, और दे नो इट वेरी वेल कि उनको हर 10वें 12वें दिन खेत के अंदर जो आपका बेड प्लांटिंग है उसके अंदर आपको सिर्फ पानी घुमाना है। 1 से 1.5 घंटा लगेगा आपको, कोई ज्यादा टाइम लगता है उसके अंदर। हाँ, लेकिन वो है ना डॉक्टर साहब के कुछ आप जो मकसद है बनाने का, जो नए लोगों को 3 क्रॉप पैटर्न पे लेके जाना, कुछ लोग जो नए हैं उनको ये ध्यान रखना है कि मेरा खेत के अंदर रिक्वायरमेंट है, उससे पहले 2 चीजें होगी। एक तो जो आपने बताया पत्ते का फॉर्मूला देख के उसको जो पानी लगाने का, दूसरा जो टेसलिंग और सिल्किंग, सबसे मेन स्टेज वही है। जब भी वो निकलेंगे उस टाइम पानी देना, उस टाइम खेत के अंदर नमी होनी चाहिए। ठीक है। हार्वेस्टिंग से कितने दिन पहले पानी बंद करना होता है? जैसे वो ब्राउन कोब हो गया, आखिरी पानी ये कहूं मैं कब? ब्राउन जब मेरे को लगे कि मेरे कोब है उसका जो भुट्टा है उसका कोई पत्ता मेरा ब्राउन होना चालू हो गया, तो उसके बाद आप पानी बंद कर सकते हो। अच्छा, मतलब 20-25% अगर कोब 10% में भी कर सकते हो, 20-25% की जरूरत नहीं है, आपको आइडिया आभास हो जाएगा। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो हाइब्रिड है उनका कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, कि अगर मेरे को आज 5% पौधों के मेरे को कोब है वो ब्राउन दिख रहे हैं तो अगले दिन मेरे को 25 से 30% के दिखेंगे। समझ गया कि पूरी फसल एक साथ चलेगी, एक साथ चलेगी। खास ही बात ये हाइब्रिड की खास बात है। आपको टाइम नहीं देगी, ऐसे नहीं कि मेरा 10 दिन के बाद मेरा आखिरी कोब मेरा मैच्योर, ऐसा नहीं हुआ। समझ, विदिन 10 डेज आपकी 4-5 डेज आपकी पूरी फसल पक्के इकट्ठी तैयार हो जाएगी। ठीक है। तो डॉक्टर साहब मेन अपना मेजर जो मैक्रो न्यूट्रिएंट है हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, बट जैसे मैंने पढ़ रहा था कि मक्के के अंदर स्पेशली एक व्हाइट बड डिसीज भी आती है, बेसिकली जिंक की डेफिशिएंसी से होती है। तो और बाकी न्यूट्रिएंट भी हर फसल में माइक्रो न्यूट्रिएंट उनका भी रोल होता है, तो मक्के के अंदर उनकी पूर्ति करने के लिए क्या कुछ आप जैसे सलाह देना? मक्की के अंदर ज्यादा कोई आपको कमी दिखाई नहीं देती, अदर देन जिंक आपको कोई कमी नहीं आती नजर में। तो उसके लिए हमारे को क्या करना है कि जिंक का 1% का घोल 0.5%, 500 ग्राम से लेके 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जिंक लेके
पानी में डाल के उसके अंदर 250 से 500 ग्राम यूरिया प्रति एकड़ का डाल के मेरे को किले के अंदर स्प्रे कर देनी है। ठीक है। वो मेरा जिंक की कमी पूरी कर देगी, थोड़ी बहुत नाइट्रोजन की कमी कहीं लग रही तो उसको भी पूरा कर देगी। कितने स्प्रे लेने पड़ेंगे? एक स्प्रे ही काफी है। किस स्टेज के ऊपर? जब भी आपको कहीं अगर दिखाई देती है कमी तो डाल देना है, नहीं तो लक्षण क्या रहेगा सर इसका? लक्षण उसके अंदर क्या है कि आपको कोई कोई पौधों के बीच में जो जहाँ पे ग्रोथ हो रही है, जो वर्ल जिसको बोलते हैं गोबा बोलते हैं, हाँ। वहां पे आपको एक पैच व्हाइट पैच दिखाई देगा, गोड़ का आप लंबवत सा दिखाई देगा, थोड़ा सा व्हाइट सा पैच दिखाई देगा। लेकिन जो ये जिंक की डेफिशिएंसी जनरली आपके किसी कोने में आएगी। ओके। ऐसे नहीं कि पूरे खेत में यूनिफॉर्म नहीं आती। ठीक है। जैसे किसान ने अगर अपने धान की फसल है, हाँ जी, या कोई और फसल लगाई है, उसके अंदर जिंक डाली है, उसने खेत के अंदर ब्रॉडकास्टिंग की है, जैसे ठीक है, 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जिंक डाला है, तो उस खेत में जनरली जिंक की डेफिशिएंसी नहीं आती। तो ये मोटा मोटा मान के चलते हैं कि जिंक की कमी नहीं आती मक्की के अंदर में। कहीं धान में डाला है तो नहीं आएगी। धान में डाला है तो हमारी मक्की के अंदर 99% चांस है कि कोई जिंक की कमी नहीं आएगी। और जो आपने स्प्रे बताया है ये 500 से 1 किलो, ये 21% है, 33 है, या चिलेटेड जिंक कौन से वाला? चिलेटेड जिंक लो तो आप 200 ग्राम चिलेटेड जिंक ले सकते हो। ठीक है। अगर 21% है तो आप 1 किलोग्राम ले सकते हो, 33% है तो आप 500 ग्राम ले सकते हो। और साथ में थोड़ी यूरिया मिक्स करके, यूरिया की 500 ग्राम से लेके 1 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से 100 लीटर पानी में मिक्स करके हमारे को उसकी स्प्रे करनी है। ठीक है। तो बेसिकली हमने पानी की समझ लिया, फसल की क्रॉप साइकिल समझ ली। अब जब पानी लगता है तो खरपतवार भी उगती है। मक्के के अंदर भी वीड मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम है, और इसको अगर आती है जिस एरिया में भी अपना टारगेट करके चल रहे हैं, तो कैसे हम केमिकली या किसी और प्रोसेस से उसको कंट्रोल कर सकते हैं? देखो, जब बेड प्लांटिंग से मक्की बिजाई करते हैं तो क्या होता है, हमारे को सिर्फ हमने एक बेड वाले एरिया के अंदर ही इरिगेशन की है। ठीक है। तो हमारा जो बेड के बीच का एरिया है, जो 70% एरिया है, वो हमारा जनरली वीड फ्री रहता है, क्योंकि वहां पे पानी नहीं लगा तो घास नहीं उगेगा। ठीक है। लेकिन क्या होता है, कई बार बारिश आ गई, फरवरी मार्च के अंदर बारिश आ गई, अप्रैल के अंदर बारिश आ गई, तो उस टाइम में घास उगना स्वाभाविक है। ठीक है। अगर मक्की के अंदर 45 दिन के बाद कोई घास उगता है तो मक्की उस घास को होने नहीं देगी, उसके बारे में हमारे को चिंता नहीं करनी। ठीक है। लेकिन अगर मक्की मेरी 10-12 दिन की है, 15 दिन की है, उसके अंदर मेरा घास की समस्या आ रही है, ठीक है, तो उसके अंदर एक बायर की दवाई आती है लाउडिस 115 ml। ठीक है। प्लस में आपका एट्राजीन आती है फूस्ट के नाम से बायर की, 500 ग्राम फूस्ट प्रति एकड़ के हिसाब से दोनों का घोल बना के, ठीक है, 200 लीटर पानी में प्रति एकड़ के हिसाब से कट नोजल से हमारे को स्प्रे करनी है। वो पूरे सीजन के लिए हमारे को घास की समस्या से छुटकारा दे देगी। और ये किस स्टेज के ऊपर स्प्रे? ये स्प्रे जब घास हमारा 2 से 4 पत्ते की अवस्था हो तब हमारे को स्प्रे करनी है उसकी। ठीक है। पोस्ट इमरजेंसी स्प्रे है, जब घास उग जाएगी उसके ऊपर से करना है। जब घास हमारा 2 से 4 पत्ती का हो, अगर आप कॉमन भाषा में जाए, किसान की भाषा में जाए, तो जब मेरा घास 4 उंगल का हो, ठीक है, तो उस टाइम मेरे को स्प्रे कर देनी है। जो सबसे बड़ा घास का पौधा है मेरा, वो 4 उंगल का हो, तब मेरे को स्प्रे कर देनी है। और इसमें डॉक्टर साहब ऐसे भी कोई स्प्रे आते हैं कि अगर हम बुआई करके स्प्रे कर दे तो घास उगे ही ना? बुआई करके जनरली एक फूस्ट अकेली स्प्रे है, लेकिन वो हमारे को पता ही नहीं है कि भी घास होगा कब होगा, बारिश कब आएगी नहीं आएगी, तो हमारे को जनरली उस स्प्रे पे नहीं जाना चाहिए। जो मेरा मानना है कि भाई हमारे को जब घास उगे, घास 2 से 4 पत्ते का हो, तब स्प्रे करो तो ज्यादा बढ़िया रिजल्ट है। कुछ किसान भाई ये भी कहते हैं कि जो हम दवाई जो मिट्टी पे स्प्रे करके बुआई के बाद स्प्रे करते हैं, उसका जमीन खराब करने पे भी रोल है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ज्यादा, क्योंकि आप प्रपोर्शन देखो। अगर मैं ये देखूं कि मेरे पूरा 1 एकड़ है, उसकी जो मेरी टॉप की 2 इंच की लेयर है, पूरे एकड़ की मिट्टी का वजन मेरा लगभग 2 से 2.5 लाख किलोग्राम होता है। ठीक है। और उसी तरीके से आप उसके अंदर आपने दवाई कितनी डाली? 500 ग्राम। वो आटे में नमक से भी कम हो गया। ठीक है। तो उसका दवाई का कोई ज्यादा असर नहीं आता। नो डाउट थोड़ा बहुत इम्पैक्ट रहता होगा। ठीक है। लेकिन ये दवाई की मात्रा बहुत ही कम है। अगर रिकमेंडेड डोज में डाल रहे हो, रिकमेंडेड पानी के साथ डाल रहे हो, तो उसका हमारी जो उस क्रॉप खेत की जो मिट्टी है वो, और सबसिक्वेंट जो क्रॉप आएगी उस पर कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आता। नहीं। जो इस टाइम की फसल अवस्था है, ये लगभग करीबन 30-32 दिन की फसल है। अभी आप इस अवस्था में देख सकते हो कि मक्की आपकी लगभग करीबन 1.5 फीट के करीब हाइट पे आ रखी है। तो इस टाइम हमारे को ध्यान क्या रखना है, मक्की के अंदर 2 चीज़ों का मुख्य ध्यान रखना है कि फाल आर्मीवर्म का अटैक आपको कहीं दिखाई देता तो हमारे को इमीडिएटली स्प्रे करनी है। जो ये गोब है इसके अंदर पानी जाना चाहिए मोटे फुहारे से, और लाइन लेके हमारे को स्प्रे करनी है ऐसे। फिर उसके बाद में हमारे को एक ध्यान रखना है कि ये अब जब घास देख सकते हो खेत के अंदर कि ये जो अवस्था है घास की लगभग 4 इंच के करीब है, 2 से 4 पत्ती अवस्था है, तो इस स्टेज पे हमारे को घास के लिए स्प्रे कर देनी चाहिए ताकि मेरा खेत के अंदर और कोई घास डेवलप ना हो। ये अवस्था जो मेरी घास की है स्प्रे करने की है, वो बहुत उपयुक्त है।
इस टाइम में मेरे को लाउडिस प्लस एट्राजिन की मिला के स्प्रे कर देनी है पूरे एकड़ के अंदर। जब घास की स्प्रे करेंगे तो अपने को ध्यान ये रखना है कि खेत के अंदर जो नमी की मात्रा है पूरी अच्छी नमी खेत के अंदर हो, ताकि मेरे को घास की दवाई के हैं वो बढ़िया रिजल्ट मिले। मेजर पेस्ट क्या रहते हैं मक्के में? हमारे को तो जब मैंने महाराष्ट्र पुणे में मेरी पोस्टिंग थी, जब वहाँ फॉल आर्मी वर्म करके बताया गया था, तो आप फिर भी ज्यादा जानते होंगे, तो क्या क्या इसमें? अभी जो हमारे एरिया के अंदर है, मक्की के अंदर बेसिकली 3 कीड़े मुख्य 4 कीड़े मुख्य आते हैं। ठीक है। जो सबसे पहले आता है एक साख की मक्खी बोलते हैं उसको, शूट फ्लाई जिसको बोलते हैं, वो स्टार्टिंग में आती है। जैसे अभी जो चैत का महीना है, 15 मार्च के बाद जब भी टेम्परेचर आपका 35 डिग्री से क्रॉस करता है तो सूट फ्लाई का अटैक बढ़ता है। ठीक है। हमारे घरों में भी देखा होगा कि हमारी मक्खियां हैं वो बढ़ जाती हैं इस टाइम में, जब मार्च के महीने के अंदर टेम्परेचर 35 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में रहता है तो सूट फ्लाई का अटैक बढ़ता है। हाँ, वो मक्खी नॉर्मल इसी अपनी जो हाउस फ्लाई है उसी टाइप की मक्खी होती है, लेकिन वो छोटी होती है। ठीक है। और वो प्लांट के जो ग्रोइंग टिप है वहां पे अपना एग लेइंग करता है, और जो बिल्कुल जो नाजुक सा जो अंदर गोब है उसको खाती है, तो जो पौधा के ग्रोइंग टिप है उसको डैमेज कर देती है। और उसकी एक पर्टिकुलर स्टेज है कि जो बिजाई के 15 दिन तक ये हमला कर सकती है, उसके बाद उसका असर नहीं होता। ठीक है। क्योंकि उसके बाद पौधा बड़ा हो जाता है, मक्खी बहुत छोटी से, उसका इम्पैक्ट क्रॉप की ग्रोथ पे नहीं आता। कहने का मतलब है, अगर किसान ने फरवरी में बुआई कर दी, शुरुआत के 15 दिन तो स्वाभाविक है, टेम्परेचर 35 से ऊपर नहीं भी जाएगा। हाँ। तो अगर अर्ली सोइंग करते तो वैसे ही बच जाते हैं। हाँ, अर्ली सोइंग करते हैं, या एक साथ में क्या होता है कि जैसे गाउचो ट्रीटेड सीड आता है बायर का। ठीक है। तो 9108 प्लस के नाम से आता है, 9208 एक्सीलोन के नाम से आता है, 9248 एक्सीलोन के नाम से आता है। ठीक है। तो अगर वो सीड ऑलरेडी थायोमेथोक्सम इमिडाक्लोप्रिड से ट्रीटेड है, ठीक है, तो वो हमारा का सूट फ्लाई का इंसिडेंस उसके अंदर नहीं आएगा पहले 15 दिन के अंदर। ठीक है। एक तो नेचुरल प्रोटेक्शन वो होगी, साथ में आपने जो बताया कि भाई 15 फरवरी के आसपास लगाया है, और पहले 15 दिन मेरा अगर टेम्परेचर 35 डिग्री से ऊपर शूट नहीं करता तो मेरा सूट फ्लाई का अटैक नहीं आएगा। नेचुरल है, वो बैरियर है। ठीक है। 35 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर जाता है तभी सूट फ्लाई का अटैक आता है। ठीक है। तो एक वो नेचुरल बैरियर हो गया, मेरे को दोनों प्रोटेक्शन मिल गई कि बाई चांस टेम्परेचर मेरा हाई गया तो मैंने सीड ट्रीटमेंट कर रखा है, वो मेरे को ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन दे देगा। तो सूट फ्लाई के बारे में हमारे को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो 15 दिन आप कह रहे हैं, हाँ, ये बीज लगाने के बाद के 15 दिन या उसके जर्मिनेट होने के बाद? उगने के 15 दिन। उगने के 15 दिन। ठीक। और उसके बाद जो सेकंड कीड़ा जो मक्की के अंदर आता है वो आता है स्टेम बोरर। ठीक है। उसका अटैक आजकल बहुत कम हो गया, और जो गन्ने की जो बेल्ट है जहाँ पे जैसे यमुनानगर है, अम्बाड़ा है, और गन्ने में पिंक स्टेम बोरर आता है शायद, गन्ने के अंदर स्टेम बोरर आता है, वही पिंक स्टेम बोरर आपका मक्की की फसल को इम्पैक्ट करता है। ठीक है। वो एक पौधे के अंदर एक ही कीड़ा आता है। ठीक है। और वो एक पर्टिकुलर कीड़े पौधे को ही डैमेज करता है, और उसको जो ग्रोइंग टिप है उसको डैमेज कर देता है। तो हमारे को पिंक स्टेम बोरर का जो मक्की के अंदर आता है उसको हमारे को प्रोटेक्शन करना है। ये वही है कपास की जो गुलाबी ना, वो गुलाबी सुंडी अलग है। अच्छा, ठीक है। ये आपका अलग कीड़ा है, अलग कीड़ा है, वो अलग कीड़ा है, अलग है। उसके बाद में जो मक्की के अंदर जो तीसरा मुख्य कीड़ा आता है फॉल आर्मीवर्म। ठीक है। जो आप अभी बात कर रहे थे। ठीक है। जो फॉल आर्मीवर्म है उसका कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, वो उगने से लेके वो जब तक आपकी मक्की को मेच्योर होता है तब तक किसी स्टेज में भी हमला कर सकता है। जी सर। वो फॉल आर्मीवर्म क्यों बोलते हैं कि आर्मी की तरह एकदम अटैक करता है, बहुत ज्यादा संख्या में इसकी एग लेइंग होती है, और ये बहुत ज्यादा सीवियरली क्रॉप को डैमेज करता है। वो वोरेशियस फीडर है कि जहां पे भी खाएगा बहुत बुरी तरह से खाएगा। ठीक है। और किसान ने अगर इसको 7-8 दिन नहीं देखा तो ये फिर दवाइयों से कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता है। ठीक है। तो इसके लिए हमारे को क्या है कि इनिशियल सिम्टम जो है वो हमारे को पहचानने बहुत जरूरी है। कैसे पहचानेंगे आप? जब हम फील्ड में जाएंगे आपको दिखाएंगे। ठीक है। कि जो मक्की का पौधा देखते हो तो मक्की के पौधे के जो ऊपर का जो हिस्सा है, जो पत्ते हैं उसको ऊपर से खुरस देता है। ठीक है। और पत्ता है वो सफेद सफेद निकल जाता है। ठीक है। स्टार्टिंग में बिल्कुल छोटे छोटे दिखाई देते हैं, वो बाद में वो खुरचे भी निशान बड़े हो जाते हैं। फिर उस पौधे के अंदर सुराख हो जाते हैं, फिर वो सुराख लंबे हो जाते हैं, और फिर उसके बाद में अच्छा इस कीड़े की एक पहचान और है जी, कि जहां पे भी खाता है गंध बहुत फैलाता है। इसका जो वेस्ट मटेरियल है, जो ये अपना फिकल मटेरियल छोड़ता है, बहुत ज्यादा छोड़ता है, क्योंकि खाता ज्यादा है तो छोड़ता भी ज्यादा है। ठीक है। तो वो आपको गंध फैला हुआ दिखाई देगा, और डेली के डेली नया फैला हुआ दिखाई, इसका मतलब ये एक्टिव फीडर है यहाँ पे। ठीक है। दिन के समय ये कीड़ा है पौधे के अंदर छुप जाता है, या जमीन के अंदर जाके छुप जाएगा, रात के टाइम में और सुबह सुबह के टाइम में
मक्की को अटैक करेगा, मक्की को अटैक करता है। ठीक है। और यहीं पे इसका कंट्रोल मेजर छिपा हुआ है। ओके। कि आपको जब भी मक्की के अंदर फाल आर्मीवर्म कंट्रोल करने के लिए जो स्प्रे करेंगे, जैसे वाइगो का स्प्रे वायर का एक वाइगो दवाई आती है, टेक्निकल सर, वाइगो, उसके अंदर टेट्रानिलीप्रोल है, ठीक है। 100 ml दवाई हमारे को 200 लीटर पानी में प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करना है जी। लेकिन उसके अंदर ध्यान एक चीज का रखना है कि हमारे को शाम के टाइम तो स्प्रे करनी है, ठीक है। और फुवारा थोड़ा सा मोटा करके और लाइन लाइन का स्प्रे करना है हमारे को। हाथ जैसे नॉर्मल किसान स्प्रे घुमा के स्प्रे करता है तो वैसे स्प्रे नहीं करना, हमारे को एक एक लाइन लेके स्प्रे करना है, ताकि जितने भी पौधे हैं गोब के अंदर जो कीड़ा बैठा है वो गोब के अंदर दवाई जाए, कीड़ा है वो दवाई लगे उसको, वो डूब के मर जाए या पौधे दवाई के कारण मर जाए। समझ गया। तो अगर किसान ने इस दवाई को सेम दवाई का लिया, 200 ml दवाई की बजाय 200 ml भी ले लिया और 200 लीटर पानी में डाल के स्प्रे कर दी, लेकिन उसने क्या है स्प्रे पंप को घुमा दिया, जो नोजल है उसको घुमा दिया, तो दवाई काम नहीं करेगी वहां पे, क्योंकि कीड़े पे दवाई लगी नहीं तो कैसे मरेगा वो। मतलब हर पेस्ट के हिसाब से स्प्रे कैसे करना है, हाँ, वो तो डिटेल में काम। यस ये कीड़े को फाल आर्मीवर्म को कंट्रोल करने के लिए सबसे जरूरी ये है कि भी आप उसको टारगेट कहाँ है, वो कीड़ा बैठा कहाँ है, वहां पे दवाई जाएगी तो बहुत इफेक्टिव तरीके से कंट्रोल हो जाएगा। और शाम के टाइम स्प्रे करेंगे 4 बजे के बाद, 5 बजे के बाद, बाहर निकलेगा, जब वो बाहर निकलने वाला है, उसको पता है कि मेरे को भी खाना है फिर सोना है रात को, तो उस टाइम में उसको अटैक करना है, उस टाइम उसको स्प्रे करेंगे तो हमारे को मैक्सिमम रिजल्ट मिलेंगे। मतलब वो खाने के टाइम पे अटैक करना है उसके। और जो लास्ट कीड़ा है वो कोब बोरर है, वो जब मक्की का कोब पकने वाला है, जब उसके अंदर आपका ग्रेन फीलिंग हो गया, ठीक है, और जो आपका मिल्किंग स्टेज है, तब उस टाइम में अमेरिकन कोब बोरर एक अटैक करता है, ठीक है। वो हर एक पौधे के हर एक जो कुकड़ी लगी है, छल्ली लगी है, उसके सिल्क में जाके वहां पे अटैक करता है, ठीक है। पहले स्टार्टिंग में स्टेज में सिल्क खाता है, ठीक है, फिर उसके बाद में 1-2 दाने खाता है, 1-2 कोब के अंदर घुस जाएगा, 2-3 दाने खाएगा और वहीं पे अपना लाइफ साइकिल पूरा करेगा। इसकी नुकसान ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ विजिबिलिटी कुछ ऐसी आती है कि इसने बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया। हर कोब के अंदर करीबन आप मान के चलो 700 से लेके 800-900 दाने होते हैं, मुश्किल से 2 या 3 दाने नुकसान कर पाता है ज्यादा, मतलब इकोनॉमिक डैमेज नहीं कर पाता। मेन पिंक स्टेम बोरर का कंट्रोल हमने नहीं जाना। पिंक स्टेम बोरर का कंट्रोल भी सेम है, अगर आप फाल आर्मीवर्म का कंट्रोल कर रहे हैं सेम टेक्निक से आप उसको उसी तरीके से करेंगे तो पिंक स्टेम बोरर का कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसका ध्यान आपको रखना है कि वो कीड़ा आपका जनरली शुगर केन के जो एडजॉइनिंग एरियाज है उनके अंदर ज्यादा आता है, हर एरिया के अंदर उसका अटैक नहीं होता, ठीक है। और उसकी एक पहचान और भी है, ठीक है, कि जो आपका जो पत्ता जो गोब से निकल के आ रहा है उस पे आपको 4 सुराख दिखाई देंगे और वो पैरेलल में दिखाई देंगे। अच्छा, क्योंकि जब पौधे की गोब खाएगा तो जब पौधा गोल है, हाँ, उसको ऐसे पंचर करेगा तो जब उसको खोलोगे तो 4 सुराख आपको एक लाइन में हो जाएंगे। सही बात है, वो सुराख आपको दिखाई देंगे। वो पिंक स्टेम बोरर की क्लियर इंडिकेशन है कि इसमें जो स्टेम बोरर है, मक्की का स्टेम बोरर है, उसका हमला है, ठीक है। उसको जनरली लोग कंसुआ बोलते हैं, जहाँ पे भी गन्ने वाले में भी कंसुआ बोलते हैं, गन्ने का कंसुआ बोलते हैं, वो सेम यही है और अटैक करता है वैसे। ये किसके सिम्टम डॉक्टर साहब? कंसुआ, अच्छा, स्टेम बोरर के। ये 4 छेद जिसमें दिखाई दे रहे हैं, 3-4 छेद हैं जो अंदर, यहाँ पे किसी कीड़े ने काटा है अंदर, हाँ, उसके बाद जब ये बाहर आया तो यहाँ पे है, ठीक है। देखो आपको कई जगह मिलेंगे, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक। ये सब अंदर थे यहाँ पे इकट्ठे, ठीक है। उस टाइम कीड़े ने काटा और ये आपको दिखाई दिया। कैसे फॉल आर्मीवर्म का सिम्टम कैसा दिखाई देगा डॉक्टर? ये स्टार्टिंग में ऐसे दिखाई देंगे, ठीक है, फिर धीरे धीरे ऐसे बड़ा हो जाएगा ये, और जैसे जैसे आप ये फाल आर्मीवर्म का सिम्टम फार्मर ने बाद में स्प्रे कर दी होगी, तो ये कीड़ा आपका ये सिम्टम है बड़ा नहीं हुआ, ठीक है, मतलब व्हाइट स्ट्रिप सी दिखाई देती है, व्हाइट स्ट्रिप ऐसे दिखाई देगी। उसके बाद में क्या है कि अंदर घुस जाएगा ये कीड़ा, फिर उसके बाद गोब को खा जाएगा और पूरा यहाँ पे गंद फैला के छोड़ देगा, ठीक। तो फाल आर्मीवर्म का सिम्टम है। अभी देख लें कोई यहाँ पे पौधा दिखाई दे रहा है। बेसिकली जो फाइनल हार्वेस्ट होती है उसको जब हार्वेस्टिंग करता है किसान, आपने बताया कि भाई 20% मॉइस्चर पे अपने को इसको हार्वेस्ट करना चाहिए, हाँ। आइडियली किसान करता है तो कितना मॉइस्चर होता है उसके अंदर?
आइडियली किसान करता है वो 25 से 26% मॉइस्चर पे हार्वेस्ट करते हैं। ठीक है। तो उससे क्या होता है कि जब किसान मंडी में लेके जाता है तो आड़ती वगैरह है जहाँ पे हम बेचते MSP हैं नहीं मिलता तो वो फिर हमारे को बोलते हैं जी आपकी मक्की तो गीली है। जैसे धान के केस में होता है, लोग बोलते हैं कि भाई आड़ती बोलते हैं कि आपका धान गीला है। ठीक है। तो वो समस्या फिर हमारे को आती है। ठीक है। तो उसके लिए किसान को चाहिए कि जब ब्राउन हस्किंग हो जाए उसके बाद 18 से 20% मॉइस्चर हो तब आप हार्वेस्ट करो। 2-3 दिन सुखा के उसको फिर फील्ड में सुखा के फिर उसको आड़ती के पास लेके जाओ ताकि हमारे को उसका प्राइस बढ़िया मिले। 15% मॉइस्चर हो तो हमारे को उसका रेट भी ज्यादा मिलेगा। ठीक है। तो क्योंकि आपको मैं ये बताऊं टेक्निकल चीज इंस्टेंट सेलिंग करनी चाहिए डॉक्टर साहब। एक तो भाई तुड़ाई के बाद तुरंत बेचो या उसको स्टोरेज करके मॉइस्चर डाउन करके मींस इकोनॉमिकली। इसमें क्या होता है कि मक्की को आप इंस्टेंट सेलिंग करोगे जैसे धान के केस में करते हैं। हाँ। तो हमारा जो रेट टूटता है, जो आड़ती रेट तोड़ता है हमारा, वो हमारे को ज्यादा प्रोपोर्शनेटली तोड़ता है एज कम्पेयर टू मैं ड्राई करके लेके जाऊंगा तो मेरा वजन कम टूटेगा। ठीक है। और वो ड्राई करके लेके जाऊंगा तो मेरे को रेट में ज्यादा फायदा होगा, वजन टूट जाएगा, वजन थोड़ा टूटेगा लेकिन मेरे को रेट ज्यादा टूटता है अदरवाइज तो किसान का जो आड़ती समझ गया। मतलब कि उतना नुकसान उसको रेट में ज्यादा नुकसान होगा, रेट में ज्यादा नुकसान होगा, वजन में नहीं होता इतना। ठीक है। ठीक। तो मेरी एक किसानों से गुजारिश है कि जब भी मक्की हार्वेस्ट करें आप उसको पूरी मेच्योरिटी पे हार्वेस्ट करें, फिर उसको थोड़ा सा ड्राई कर दे, फिर उसके बाद मंडी में लेके जाएं ताकि हमारे को उसका अच्छा प्राइस मिले। और फाइनली इसका सीड अलग सेल होता है और चारे के लिए जो मक्का है कैसे इसका। हाँ, वो बात मैं आपको बताने भूल गया बीच में। आई थिंक जो किसान कुछ बार ऐसे सोचते हैं कि जी उनको धान फिर खेत के अंदर जल्दी लगाना है। ठीक है। तो अगर आपके एरिया में देखा होगा तो कुछ किसान है साइलेज के लिए मक्के भी परचेज करते हैं। जैसे आपका यमुनानगर एरिया के अंदर एक प्रिंस बेलर है, लक्ष्य। साइलेज बता दीजिए। हाँ, क्या टर्म साइलेज क्या होता है कि जैसे मक्की जब हमारी हार्वेस्टिंग अवस्था में जाती है उससे पहले एक ग्रेन फिलिंग की स्टेज आती है, हाफ मिल्क लाइन स्टेज आती है। ठीक है। जब मिल्किंग स्टेज आ गई उसके बाद जब पकने की तरफ जाती है तो दाना आधा दूधिया होता है आधा पीला होता है। ठीक है। उसको हाफ येलो मिल्क लाइन स्टेज बोलते हैं या हाफ मिल्क लाइन स्टेज बोलते हैं। तो उस स्टेज पे जब आप हार्वेस्ट करोगे और हार्वेस्ट क्या करना है उस टाइम में पूरी फसल को चारे के तौर पे काट देनी है। ठीक है। फिर उसके बाद में उसको दबाना है जमीन में और उसके बाद में उसको करीबन 55 दिन के लिए उसको एयर टाइट पैक रखना है। ठीक है। उस कंडीशन के अंदर उसके अंदर ना हवा जानी चाहिए ना पानी जाना चाहिए, तो आपका वो साइलेज के लिए रेडी हो जाता है। पशुओं का चारा, पशुओं के लिए अचार रेडी हो गया वो। ठीक है। उसके अंदर आपका लगभग मान के चलो 1 एकड़ के अंदर हमारा 200 से 250 कुंटल हमारे को, तो उसके अंदर हमारा 40 से लेके 45 कुंटल तो अनाज भी है। अनाज सूखा अनाज हमारा प्योर, वो हमने सारा फर्मेंटेशन किया है और उसके बाद जब हम उसको डाल रहे हैं पशुओं को तो वो हमारा करीबन 8-8.5% हमारा क्रूड प्रोटीन लेके आ रहा है। और जो क्रूड प्रोटीन है वो हमारा जितने भी डेयरी फार्मर है उनके लिए जो जो फीड की कॉस्ट होती है उसको घटा देता है, उसको घटा देगा। तो वो आपका अल्टीमेटली बचत आ गई। जी सर। तो आपका जो मक्का है करीबन 85 से 90 दिन के आसपास जब होता है, लास्ट के 20 दिन से पहले, ठीक है, जब आपकी हाफ मिल्क लाइन स्टेज होती है तब उस स्टेज पे अगर आप हार्वेस्ट करोगे, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि आपका जितना भी मटेरियल है उसको फर्मेंटेशन में लेके जाएगा। आपने उसको एयर टाइट पैक कर दिया, जमा के खेत के अंदर ट्रैक्टर से जमा दिया या बेलर है कुछ लोग, जैसे मान लो सर मेरे को तो नहीं आता ये पूरा साइलेज का प्रोसेस बनाना, पर मैं चाहता हूँ कि इसको साइलेज के तरीके से बेच दूं, तो मैं डायरेक्ट डेयरी वालों को टारगेट करके सेल कर सकता हूँ। डेयरी वालों को टारगेट कर सकते हो। कुछ एरिया के अंदर साइलेज बेलर्स भी हैं। ठीक है। एक फतेहाबाद के अंदर है, मिस्टर भूप सिंह करके है। ठीक है। एक आपका यमुनानगर में प्रिंस डेयरी है, वो प्रिंस न्यूट्री बेल्स करके उसका बेलिंग करता है, वो करीबन 500 एकड़ के करीब वो बेलिंग करता है। फिर आपका एक लक्ष्य डेयरी है, वो भी साइलेज परचेज करते हैं मार्केट में, जींद के आसपास है आपका। ठीक है। करीबन 2000 एकड़ का साइलेज वो परचेज करते हैं। तो आपका पूरे एरिया के अंदर डेयरी वाले भी हैं जो आपका साइलेज एज इट इज खरीद के ले जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना। और बेलर वाले भी हैं। बेलर वाले भी। ठीक है। आपका सिरसा एरिया के अंदर भी इवन आपका कुछ लोग 500-700 एकड़ के अंदर सिरसा के आप सरदुलगढ़ रोड पे आपके काफी लोग हैं, वहाँ पे साइलेज लगाते हैं। ठीक है। तो पूरे एरिया के अंदर जो साइलेज वाली मार्केट है वो काफी डेवलप हो रही है। इवन आपके रोहतक के पास में बादली के आसपास एक फार्मर है, वो करीबन 200 किले का साइलेज लगाता है। ठीक है। तो आपके हर एरिया के अंदर ग्रो हो रहा है, एक टाइम के बाद हर जगह ग्रो करेगा ये। और ये सेगमेंट ऐसा है कि अभी आप देखो कि साइलेज आपको 550 रुपए क्विंटल अवेलेबल है, और जो सूखा चारा है तूड़ी है वो 700 रुपए क्विंटल अवेलेबल है।
ठीक। तो तूड़ी तो जो सिर्फ आपका एक एनिमल का पेट भरने के लिए काम आती है, लेकिन जो साइलेज है वो आपको एनिमल को न्यूट्रिशन भी दे रहा है और पेट भी भर रहा है, और आपकी दूध की क्वालिटी बढ़ रही है, एनिमल की हेल्थ भी बेटर हो रही है, तो हमारे को चारों तरफ से बेनिफिट कर रहा है। तो ये साइलेज वाला सेगमेंट ऐसे है कि पंजाब में तो जो 2-2 एकड़ के फार्मर है, नाभा के पास में, मलेरकोटला के पास में 2-2 एकड़ का फार्मर है, उसके पास 2 पशु है, तो वो भी साइलेज लगाता है। हरियाणा के अंदर ये कंसेप्ट धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। अगले 4 से 5 साल के अंदर आप देखोगे हरियाणा के अंदर भी आपको बहुत बड़ी मार्केट साइलेज की दिखाई देगी। तो ऐसे है, तो आप साइलेज के लिए जब हार्वेस्ट करना है 85 से 90 दिन के आसपास आपका हार्वेस्ट हो जाएगा। साथ में आपको व्हाइट जो हाफ मिल्क लाइन है वो स्टेज आपको ध्यान रखनी है, ताकि मेरे को उस स्टेज पे एग्जैक्टली हार्वेस्ट कर रहे हैं, ताकि अगर मेरा ग्रीन अगर मेरा ज्यादा मेच्योर हो गया तो मेरे को उसके अंदर वो फर्मेंटेशन उस क्वालिटी की नहीं आ पाती, इसलिए मैं आपको एक पर्टिकुलर स्टेज बता रहा हूँ। ठीक है। और अगर सीड के लिए करना है तो सीड के लिए करना है तो फिर आपको पूरी मेच्योरिटी पे ब्राउन हस्किंग के बाद आप कोब तोड़ सकते हो, और फिर उसके बाद में थ्रेशिंग करके आप उसको सेल कर सकते हो। ठीक है। और रोटावेटर से जो हमारी कड़वी बच गई, अभी कुछ एरिया के अंदर तो ऐसे भी करते हैं कि लोग हैं वो कोब कड़वी के बदले में कोब तोड़ के चले जाते हैं। ठीक है। और कुछ एरिया के अंदर कोब तोड़ के रख लेते हैं, और जो आपका ग्रीन मैटर जो बच गया खेत के अंदर, जो कड़वी बची है, उसको रोटावेटर से आप खेत के अंदर बहा दो, आपके खेत के अंदर ऑर्गेनिक मैटर आपका कंटेंट बढ़ जाएगा। ठीक है। तो किसान साथियों, अगर कोई किसान भाई आउट ऑफ हरियाणा स्टेट भी अगर इस एपिसोड को देख रहा है और आपको भी ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो, तो कमेंट में जरूर बताएं किस स्टेट से आप हैं, क्या आपका नाम है, हमें भी पता चले कि हमारी ऑडियंस कहाँ से इस एपिसोड को देख रही है। तो डॉक्टर साहब धन्यवाद एक बार फिर से, आपने बहुत मतलब कि मेरे को बड़ा अच्छा लगता है वैसे ही पर्सनली। धन्यवाद जी आपका ही बहुत बहुत। ठीक है किसान साथियों, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर की वीट वाली वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है, बिल्कुल टेक्निकल वीडियो थी, एक एक चीज हमने बुआई से लेकर कटाई तक चर्चा करी थी, वो वीडियो भी आप जरूर देखें, ये हम ऊपर दिखा देंगे स्क्रीन पे। और इस वीडियो को जितने किसान भाइयों तक हो सके शेयर करें। आपने प्यार के लिए धन्यवाद। किसान दरबार लगातार आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहेगा। जय जवान जय किसान।